एग्जाम हंटर यूट्यूब चैनल के साथ साथ आपको एग्जाम हंटर का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स, सारे नोटिफिकेशन, उसके साथ साथ मॉडल आंसर, क्विज वगैरह सारे इसी चैनल पर करवाया जाता है। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहता है, उस पर आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च कीजिए BPSC एग्जाम हंटर और उसको ज्वाइन कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम हंटर। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि हमारे एग्जाम हंटर चैनल पे हम लोगों ने बहुत सारे जो 64 और 65 BPSC हुआ है उसकी जो कॉपी चेक होके आई है और जो हमारे पास आई RTI से, हमने आप सबके सामने उसको प्रेजेंट किया है। ठीक है, हमने सोशियोलॉजी की कॉपी अभी थोड़े दिन पहले ही आप सबके सामने प्रेजेंट की थी कि कैसे सोशियोलॉजी की अप्रोच को आप अपनी चेंज कर सकते हैं, कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमने GS1 और GS2 उसकी कॉपी भी हमारे चैनल पे प्रेजेंट है, आप वहाँ से उन सब कॉपी को भी देख सकते हो। आज हमारे सामने एक नई कॉपी आई है और वो है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन की। तो जिनका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है उनके लिए तो ये मास्टर वीडियो है, और जिनका पॉलिटिकल साइंस नहीं भी है और जो BPSC की तैयारी कर रहे हैं या फिर UPPCS की तैयारी कर रहे हैं या अदर PCS की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी एक हेल्पफुल वीडियो है। क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चंस हम देख सकते हैं कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन से टॉपिक के कौन से क्वेश्चन, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे क्या होगा कि आपकी जो पढ़ने की अप्रोच है वो भी अच्छे से हो जाएगी। आप पहले सिलेबस को अच्छे से समझेंगे, फिर टॉपिक्स देखेंगे और फिर टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं वे सब आपको पता चलेगा। ठीक है, तो आज ये 65 जो BPSC हुआ था मेंस, उसकी कॉपी है पॉलिटिकल साइंस की। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इनको कितने मार्क्स आए हैं, इन्होंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और कौन से क्वेश्चन को कैसे अप्रोच से, किस अप्रोच से इन्होंने अटेम्प्ट किया है। ठीक है, और क्या और करना चाहिए था। तो गाइस देखिए, इनको ना 125 मार्क्स मिले हैं, तो ये एक अच्छा स्कोर नहीं है और इससे ज़्यादा स्कोर आना चाहिए आपका। नियरली 150-160 एवरेज मार्क्स होता है किसी भी ऑप्शनल में, मतलब आना चाहिए आपको अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, हाँ, हमारे जो BPSC है, BPSC मेंस में कितने होते हैं? 3 सब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट पेपर होता है हिंदी का, हिंदी आपका सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। दूसरा पेपर GS1, फिर GS2 और फिर ऑप्शनल, ऐसे 3 पेपर होते हैं मेंस में और तीनों 300-300 मार्क्स के होते हैं, 300 मार्क्स के। तो आपको 300 मार्क्स में जो फर्स्ट पेपर है उसमें तो सबको पता है कि अगर स्टैट्स अच्छा कर लिया तो इट मीन्स यू आर इन, और सेकंड पेपर है उसमें आपके ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक वाले क्वेश्चन आपने हैंडल कर लिए तो इट मीन्स यू कैन डू। ऐसे ही ऑप्शनल है, ऑप्शनल में भी आपको अच्छा करके आना है, 6 के 6 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे आने चाहिए, तब आपको ये श्योर हो जाओगे कि हाँ एटलीस्ट मेरा इंटरव्यू कॉल आ सकता है। ठीक है, तो आज यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस की कॉपी हम देखेंगे। देखिए, पॉलिटिकल साइंस जो ऑप्शनल है इसमें हम लोगों को क्या होता है कि 2 पार्ट में क्वेश्चन दिए जाते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में 6 क्वेश्चन होते हैं और सेक्शन जो 2 होता है उसमें भी 6 क्वेश्चन होते हैं, तो टोटल मिला के 12 क्वेश्चन होते हैं और हर एक सेक्शन में से आपको एटलीस्ट 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं सेक्शन 1 से, 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं सेक्शन 2 से। तो देखिए यहाँ पे ये जो कैंडिडेट है इन्होंने भी ऐसे ही किया है, सेक्शन 1 से 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, सेकंड क्वेश्चन, फिर उन्होंने 5th क्वेश्चन और फिर इन्होंने 6th क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है। ठीक है, और ऐसे ही फिर उन्होंने सेक्शन 2 में भी 8 क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन और 12 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है। तो देखिए, इन्होंने सबसे पहले आप क्या करना मैंने आपको सोशियोलॉजी की वीडियो में भी यही बताया था कि आपको क्या करना है, पहले जो भी ऑप्शनल है उसकी जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हुआ था उसको अपने सामने रखो और फिर इसको देखना। जैसे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, वरना तो आपको क्वेश्चन का पता नहीं चलेगा ना कि क्वेश्चन क्या पूछा है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन जो इन्होंने अटैम्प्ट किया है वो है डिस्कस मैकियावलीज व्यू ऑन पॉलिटिक्स एंड मोरालिटी। मैकियावली के व्यू बताने हैं पॉलिटिक्स और मोरालिटी पे। तो इन्होंने जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है वो 1 to 7 पेज में लिखा है। देखिए गाइज, BPSC में एक चीज़ और जो आपको जिन्होंने मेंस नहीं दिया है उनके लिए ये, जिन्होंने मेंस दे दिया है वो तो आप जानते ही होंगे। BPSC में क्या होता है ना कि आपको ना पेज नंबर लिखने पड़ते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपने कहाँ अटैम्प्ट किया है और कितने पेज में अटैम्प्ट किया है। अगर आप इनको नहीं लिख के आएंगे तो मेरे हिसाब से एक नेगेटिव इफेक्ट जाएगा, तो आपको वहाँ पे इनको मेंशन करना है, मैंडेटरी है ये। वहाँ पे पेपर आपकी जो आंसर शीट लेने से पहले आपसे लिखवाया जाता है। ठीक है, तो अपने जो पेज हैं उनको अच्छे से लिखना।
देखिए इन्होंने फर्स्ट जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है सेकंड नंबर, इन्होंने 1 से 7 पेज में अटेम्प्ट किया है, नियरली 7 पेज में, तो इनको 22 मार्क्स मिले हैं। अब देखते हैं हम इन्होंने कैसे लिखा है। पहला क्वेश्चन था डिस्कस मैकियावली व्यू ऑन पॉलिटिक्स एंड मोरलिटी। मैकियावली के व्यू बताओ राजनीति और नैतिकता संबंधी विचारों पर। तो सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने बताया कि मैकियावली को फादर ऑफ रियलिज्म बोला जाता था। उसके बाद वो इटली के महान विचारक हैं। इन्होंने ऐसे इन्होंने जीवन काल बता दिया, उनकी जो बुक है उनका नाम बताया, ऐसे इन्होंने स्टार्ट किया है। फिर उन्होंने सेबाइन है, इसका भी नाम इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। सेबाइन, देखिए यहाँ पे ये है, सेबाइन को भी इन्होंने पूरा अच्छे से लिखा है, जो थिंकर थे। उसके बाद देखिए मैकियावली के विचार इन्होंने बताए हैं। मैकियावली के विचार बताए इन्होंने राज्य और राजनीति के बारे में, नैतिकता के बारे में। मैकियावली के विचारों में अरस्तु प्लेटो का प्रभाव दिखाया है, मतलब इन्होंने अपने क्वेश्चन में क्या क्या लिखा वो सब दिखाया है। मैकियावली एवं कौटिल्य को कैसे इन्होंने कंपेयर किया है, ठीक है। फिर उन्होंने मैकियावली की आलोचना बताई है। तो ऐसे इन्होंने ये इस डायग्राम के थ्रू अपना पूरा आंसर बताया कि मैं ऐसे ऐसे लिखने वाली हूँ। देखिए अब इनको इनके मानव स्वास्थ्य पर विचार दिए गए हैं। इन्होंने इनकी राइटिंग देखिए कितनी अच्छी है, राइटिंग का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। इन्होंने अपने पूरा 7 पेज में ये आंसर लिखा है, ऐसे इन्होंने लिखा है। ये अपना टोटल कितने मार्क्स मिले इनको 7 पेज में लिखा है इन्होंने। देखिए मैकियावली की प्रासंगिकता बताई है, तब ऐसे चेक करके दिया गया है। इनको नियरली 22 मार्क्स दिए गए हैं। देखिए मेरे हिसाब से तो इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन वहाँ पे इनको 22 मार्क्स दिए गए हैं। काफ़ी अच्छा लिखा है इन्होंने, हर पॉइंट को कवर किया है। सेकंड क्वेश्चन था हमारा जो इन्होंने लिखा है वो है डीपीएसपी का, कि हाउ डू द डीपीएसपी कंट्रीब्यूट टुवर्ड द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। कैसे जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में किस प्रकार योगदान देते हैं। तो देखिए पहले उन्होंने बताया कि जो डीपीएसपी हैं वो आर्टिकल 36 से 51 तक इनको मेंशन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और डीपीएसपी जो है इनको पार्ट 4 में मेंशन किया गया है। इन्होंने ये नहीं बताया कि आयरलैंड से लिए गए हैं, आप ये भी तो मेंशन कर सकते हो ना, ठीक है। तो ऐसे इन्होंने बताया है। देखिए मुझे इनके आंसर ना, इस आंसर में थोड़ी कमी इसलिए लगी कि इन्होंने फर्स्ट पेज है, और फर्स्ट पेज में ना आपको एक अच्छा व्यू प्रेजेंट करना होता है। इन्होंने फर्स्ट पेज में ही जैसे इंट्रो इनका अच्छा लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने आर्टिकल भी मेंशन किया, पार्ट भी मेंशन किया, और उसके बाद इन्होंने थोड़ी सी डेफिनेशन भी दे दी। लेकिन बाद में इन्होंने जो किया कि डीपीएसपी इस प्रकार है, समाजवादी और उदारवादी और गांधीवादी, ये इन्होंने इस डायग्राम में ना पूरा पेज भर दिया। तो यहीं से ना खनक से चली गई एग्जामिनर जो था उसके मन में कि देखो इन्होंने फर्स्ट पेज में पूरा पेज भरने की वजह से और इतना खुला खुला डायग्राम सा बना दिया और कंटेंट कम डाल दिया। तो एक कंटेंट कम लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ऐसे नहीं करना है। आपको ये जो डायग्राम है इन्होंने बनाया है इस टाइप का, आप इसको सेकंड पेज में बनाइए। पहले पेज में आप अच्छी सी इंट्रो लिखिए, उसके बाद सेकंड पेज में अच्छा सा उसका बॉडी पार्ट बनाइए, ठीक है। फिर लिखिए आप, जैसे ये इन्होंने लिखा तो इन्होंने ना वहाँ पे एग्जामिनर के मन में यही आ गया कि कंटेंट कम लिख दिया, पेज भर दिया। फिर इन्होंने देखो यहाँ पे बताए गए हैं। मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए इस आर्टिकल में, जैसे इन्होंने लिखा है, इन्होंने जीएस के टाइप जैसा आंसर लिख दिया है। इन्होंने क्या लिख दिया कि आर्टिकल को डिफाइन कर दिया। ऐसे आर्टिकल्स को डिफाइन नहीं करना है आपको। यहाँ पे पूछा गया सामाजिक और आर्थिक विकास में कैसे योगदान करते हैं। तो पहले आप, जैसे इन्होंने यहाँ पे बताया है समाजवादी, उदारवादी, गांधीवादी, ये जो डायग्राम दिखाया है ना, इसी डायग्राम में क्या करते, इसी डायग्राम में ऐसे करना चाहिए था कि समाजवादी जो है उसमें कौन से आर्टिकल्स मेंशन किया गया है उनको दिखाते, गांधीवादी में कौन से आर्टिकल हैं, ठीक है, उनको दिखाते। जैसे गांधीयन प्रिंसिपल्स जो हैं उनको कौन से आर्टिकल है, आर्टिकल 40 है, आर्टिकल 43 है, 46 है, 47 है, 48 है, ऐसे मेंशन करते। फिर आपका लिबरलिज्म है, इस वाले को दिखाते कि कौन से आर्टिकल्स मेंशन करते हैं, तब अच्छा लगता है ये। तब यहीं से उसको पता लग जाता है कि हाँ बच्चे को पूरी समझ है। देखिए उन्होंने आगे दिखाया है, लेकिन यहाँ से फिर उन्होंने अलग अलग आर्टिकल को आप बाद में डिस्क्राइब कर सकते थे। देखिए इन्होंने ऐसे ऐसे दिखाया है। ये एल.एन. सिंह की समिति, ये सब भी लिखा है। 33% रिजर्वेशन दिया गया है। 41 को भी मेंशन किया, 42 को भी मेंशन किया, 43 को भी किया, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल्स को मेंशन तो करना ही करना है, उनको तो डिस्क्राइब करना है, लेकिन एक ओवरऑल व्यू भी तो बताना है ना कि सामाजिक कैसे, राजनीतिक कैसे। तो यहाँ पे तो एग्जामिनर को ये लग गया कि देखो सिर्फ इसने आर्टिकल को लिख दिया। आर्टिकल्स को एनालाइज करके अपने वर्ड्स में लिखना होता है, और फिर उसको करंट से भी जोड़ो कि करंट में कैसे कैसे, कि जब से हमारा संविधान बना था तब से लेके आज तक कैसे कैसे उनका इम्प्लीमेंटेशन हो पाया है, कैसे सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, और क्या क्या चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को बताइए। फिर आप अपना थोड़ा सा सोल्यूशन दीजिए, फिर आप कंक्लूजन दीजिए, तब ऐसे ये आंसर कंप्लीट होगा। और चैलेंजेस और कंक्लूजन दे रहे हो, या फिर जो आप अपना
जो भी सुझाव दे रहे हो उनमें आपको क्या क्या गवर्नमेंट की रिपोर्ट से जो भी कमेटीज़ बनाई गई हैं उन सब का नाम मेंशन कीजिए, ठीक है, तब ये आंसर कंप्लीट होगा। तो इनको 23 मार्क्स मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने लिखा है डिस्कस द रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। रोल ऑफ कास्ट है, ये बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। आई होप मैं जैसे कि मुझे लगता है कि 64 में नहीं आया था, 65 में पूछ लिया गया, और अभी जो 66 था उसमें भी रोल ऑफ कास्ट पूछ लिया गया था, ठीक है। तो इसको ना थोड़ा अच्छे से करना। यहाँ पे उन्होंने रजनी कोठारी का नाम लिया है स्टार्टिंग से ही। तो देखो, हर बंदा जो पॉलिटिकल साइंस का होगा उनको सबको याद होगा कि ये रजनी कोठारी जी हैं, योगेंद्र यादव जी हैं, रुडोल्फ जी हैं, जिनको कास्ट एंड पॉलिटिक्स में यूज़ करना है। तो आपको अपने आंसर को उनसे थोड़ा अलग बनाना है। कैसे अलग बनाना है? जैसे इन्होंने यहाँ पे स्टार्टिंग से ही रजनी कोठारी का नाम ले दिया। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से रजनी कोठारी का नाम स्टार्टिंग से ना लेके अगर ये बीच में लेते थोड़ा सा और इंट्रो देते कि कास्ट, सबसे पहले कास्ट है जो, ये वर्ड कहाँ से आया, कास्ट का मतलब क्या है, ठीक है, और कैसे ये कास्ट पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई है, उसके बाद फिर अपने जो थिंकर्स हैं उनके बारे में बताते कि उन्होंने कास्ट के बारे में कैसे कैसे बोला है। फिर जो रिपोर्ट बताई गई है कि कितनी परसेंटेज की कास्ट कौन सी है हमारे अलग अलग स्टेट में या फिर हमारी लोकसभा में, ऐसे उनका रिप्रेजेंटेशन देते तो सही होता ना। तो इन्होंने स्टार्टिंग से रजनी कोठारी का नाम दे दिया। अब देखिए, एक कैंडिडेट ये जिन्होंने रजनी कोठारी लिखा होगा, ऐसे ही बहुत सारे कैंडिडेट और भी होंगे उन्होंने भी लिखा होगा। तो एग्जामिनर ने लग गया कि हाँ भाई एक ही नोट से, हालांकि नोट्स तो वही होते हैं लेकिन उन्हीं नोट्स को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, टैलेंट इसमें होता है। तो आपको थोड़ा सा अपने आंसर को मॉडिफाई करने की रिक्वायरमेंट है। एक ही आंसर को कई तरीके से लिखा जाता है उन्हीं वर्ड्स के साथ, तो वो कला आपको सीखनी है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। देखिए, इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है लेकिन ना इन्होंने जो जैसे लिखना चाहिए वैसे नहीं लिखा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे पूछा गया कि रोल ऑफ कास्ट पूछा है, तो पहले कास्ट बताओ कि कास्ट जो वर्ड है उसको कास्टा से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद बताओ कि कैसे कैसे हमारी जो एंशियंट टाइम से कास्ट सिस्टम था, फिर कैसे प्रेजेंट टाइम में कास्ट सिस्टम और भी ज़्यादा मॉडिफाई हो गया, ठीक है। एक हिस्टोरिकल से लेके प्रेजेंट टाइम तक का उसका व्यू दिखाओ। फिर आप जो थिंकर्स हैं, रजनी कोठारी जी, योगेंद्र यादव जी है, वो दिखाइए। फिर आप उनकी कास्ट का जो रोल है वो इंडियन सोसाइटी में दिखाइए, वो इंडियन इलेक्शन में दिखाइए, ठीक है। अलग अलग फील्ड में कास्ट का रोल दिखाइए। उसके बाद कास्ट का पॉजिटिव फैक्टर दिखाइए, फिर आप कास्ट का नेगेटिव फैक्टर दिखाइए। फिर आप कास्ट के सामने हम कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं वो सब बताइए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कास्ट को ख़त्म करने के लिए कौन से आर्टिकल्स या फिर क्या क्या प्रोविज़न किए गए हैं वो सब दिखाइए। तो आपको क्या करना है, आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जा रहे हैं ना, तो आपको सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है, आपको अपने सजेशन से तो देने हैं ना। तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने ना सजेशन की कमी है, इनके जो आंसर है इसमें सजेशन की कमी है। इन्होंने रिफॉर्म्स नहीं बताए, इन्होंने चैलेंजेस नहीं बताए, तो वो सब बताने चाहिए, तभी इसलिए इनको 20 मार्क्स मिले हैं। इन्होंने क्वेश्चन में सिर्फ थिंकर्स को बताया है, हमें थिंकर्स का पॉइंट ऑफ व्यू लेना है लेकिन साथ के साथ इसमें हमें सारे फैक्टर्स को इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे रोल ऑफ कास्ट पूछा जाता है तो सबसे पहले कास्ट की डेफिनेशन बताइए, कास्ट का ओरिजिन बताइए कैसे हुआ एंशिएंट से लेके हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू तक। उसके बाद आप बताइए कि कास्ट का जो भी मतलब जो रिपोर्ट्स आई है उसमें कास्ट का कितना परसेंटेज कैसे कैसे किस किस फील्ड में दिखाया जा रहा है वो बताइए। उसके बाद कास्ट का रोल अलग अलग फील्ड में दिखाइए, ठीक है। उसके बाद कास्ट का पॉजिटिव फैक्टर दिखाइए, फिर कास्ट का नेगेटिव फैक्टर दिखाइए, फिर आप कास्ट के सामने कैसे उसको रिफॉर्म कर सकते हैं या फिर क्या क्या हमारे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं या फिर क्या क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं कास्ट को ख़त्म करने के लिए। पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन में अगर आप थिंकर्स, आर्टिकल्स या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स हैं उनका, इन सब का, या फिर जो भी रिपोर्ट्स हैं उन सब का नाम, कमेटीज़ का नाम नहीं लिखेंगे तो आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा। आप देखिए, इन्होंने कास्ट वाले क्वेश्चन में कहीं पे भी एक भी आर्टिकल का मेंशन नहीं किया है, इन्होंने कहीं भी आर्टिकल का मेंशन नहीं किया है, और जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने सारे आर्टिकल्स हैं कास्ट को लेके, तो यहाँ पे उनकी कमी है, आपको उन सबको भी मेंशन करना है, ठीक है। आप देख लीजिए, कहीं पे भी आर्टिकल नहीं है तो मेंशन कीजिए, कहीं पे भी रिफॉर्म नहीं है, कोई भी कमेटीज़ जो हैं वो भी नहीं बताई गई हैं, तो ये करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इन्होंने अटेम्प्ट किया है वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर क्या था, डिस्कस द नीड फॉर रीस्ट्रक्चरिंग द UN सिक्योरिटी काउंसिल। हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मैक्सिमम टाइम GS में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो हमारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसके पुनर्गठन की आवश्यकता क्या है, उस पर प्रकाश डालिए और भारत के सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता के दावे का परीक्षण कीजिए कि क्या भारत जो
परमानेंट सीट है सिक्योरिटी काउंसिल में, उसके लिए क्लेम करना इंडिया का सही है? क्या उसके क्या उतनी कैपेबिलिटी इंडिया के अंदर आ चुकी है या नहीं आ चुकी है, ये पूछा गया इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया नीड ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इन्होंने बता दिया संयुक्त राष्ट्र का गठन 24 अक्टूबर 1945 में हुआ। इसके 5 संस्थाएं हैं, ऐसे ऐसे इन्होंने बताया है। इसके 5 परमानेंट मेंबर हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं, ये सब बताया। उसके बाद यूएनएससी में संरचनात्मक बदलाव की आवश्यकता पे इन्होंने डायरेक्ट चला गया। लेकिन यहाँ मेरे हिसाब से ऐसे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ऐसे होना चाहिए जैसे कि क्वेश्चन पूछा है कि नीड ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग द यूएनएससी। तो आपको ना यूएनएससी का थोड़ा सा एक बैकग्राउंड लेके जाने पड़ेगा कि यूएनएससी की रिक्वायरमेंट क्यों आई थी और क्यों यूएनएससी बना था, और अब उस क्या जिस चीज़ के लिए यूएनएससी को बनाया गया था, क्या यूएनएससी उसको कंप्लीट करने में एबल है या नहीं है, क्यों ये ज़रूरत पड़ी कि हमें इसमें रिफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट है। उन सब कारण को बताइए और फिर आप बताइए कि हाँ इसमें संरचनात्मक बदलाव की ज़रूरत है और क्या क्या बदलाव किए जा सकते हैं वो बताइए, तब ये आंसर कंप्लीट होगा। इन्होंने स्टार्टिंग से ही देखिए पहले यूएनएससी के बारे में बता दिया कि इनकी स्थापना कब हुई, इसमें 10 मेंबर हैं, ये तो हर बंदे को पता होगा। वहाँ पे आप एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको एक पॉलिटिकल साइंस का ही आंसर, उतना अच्छा आंसर आपसे मांगा जाता है, उतनी उम्मीद की जाती है। तो यहाँ पे इन्होंने नॉर्मल सा इंट्रो लिखा है, उसके बाद इन्होंने डायरेक्ट वो बता दिया कि रिफॉर्म की रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये तो नहीं बताया ना कि क्यों रिफॉर्म की रिक्वायरमेंट आई। तो पहले ये बताओ कि यूएनएससी जिस चीज़ के लिए बना था उसमें सफल नहीं हो पाया है, क्या क्या कमी आई हैं, उसके बाद हमें रिफॉर्म की रिक्वायरमेंट इसलिए आई है, तब ये आंसर कंप्लीट होगा। तब इन्होंने ऐसे बताया अपना कैसे कैसे जो भी है इन्होंने अपने कंटेंट में डाला है। उसके बाद प्रेजेंट टाइम से भी इन्होंने रिलेट किया है, इन्होंने सारी समस्याएं बताई हैं, कैसे कैसे रिफॉर्म करना है वो बताया है। ठीक है, तो यूएनएससी में बदलाव, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको 22 मार्क्स मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इन्होंने अटेम्प्ट किया वो है 10th नॉन अलाइनमेंट, मतलब गुट निरपेक्षता वाला क्वेश्चन पूछा गया है। नेम पॉलिसी देखो, नॉन अलाइनमेंट हैज़ बीन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी सिंस इंडिपेंडेंस, डिस्कस इट्स रेलिवेंस इन कंटेम्प्रेरी कंटेक्स्ट। देखिए बार बार हमारे जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें नेम का क्वेश्चन क्यों आता है, क्यों, क्योंकि इंडिया वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ नेम। ठीक है, इंडिपेंडेंस के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी ने, उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है नेम को सपोर्ट करने में, तो इसीलिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है नेम का। और आज के टाइम में नेम की रेलिवेंस कितनी है, नेम को क्यों बाईपास किया जा रहा है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आ चुकी हैं जिसने नेम को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, तो इसलिए नेम की रेलिवेंस पे क्वेश्चन उठाया जाता है कि नेम की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, क्या कंटेम्प्रेरी जो पॉलिटिक्स है। देखिए 1990 के बाद से क्या हो गया कि एलपीजी स्टार्ट हो गया है, एलपीजी आने के बाद से नेम की रेलिवेंस उतनी नहीं रही है या फिर रही है, आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर देना है। ठीक है, तो इन्होंने अपना आंसर दिया इस तरीके से। नेम पे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से लिखना है, इन्होंने देखिए फिर से वही कर दिया, गुट निरपेक्षता बताया। आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, आप आंसर लिखने जा रहे हो, आप अपने लिए नोट्स थोड़ी बना रहे हो। देखिए इन्होंने गुट निरपेक्षता का सिर्फ ऐसे लिखा, 2 पॉइंट ऐसे बता दिए, ये आप बाद में सेकंड पेज में यूज़ कीजिए। फर्स्ट पेज में जहाँ पे इंट्रो लिखना होता है वहीं पे आप छोटे छोटे डायग्राम से पूरा पेज भर देते हैं, आपके कंटेंट की कमी हो जाती है। ठीक है, तो आपको ऐसे नहीं करना है। हाँ देखिए इन्होंने सेकंड पेज में कटिंग कर दी है, आपको कटिंग पे भी ध्यान देना है, कोई कटिंग नहीं करनी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। फिर उन्होंने अपना प्रासंगिकता बताया, इन्होंने बहुत कम बताया है, ये इसका आंसर इन्होंने बहुत कम लिखा है। फिर सकारात्मक, देखिए इन्होंने पहले प्रासंगिकता बता दी फिर सकारात्मक पक्ष बता दिए, ऐसे नहीं लिखना है। पहले आप देखिए, पहले आप बताइए कि नेम का जो उदय था वो किस कारण से हुआ था, फिर क्या रीजन थे जिसकी वजह से नेम आया था, फिर आप नेम के बारे में बताइए, फिर आप उसके सामने क्या बाधा आ रही है प्रेजेंट टाइम में वो बताइए, फिर आप उनको कैसे सोल्व कर सकते हैं वो बताइए। ठीक है, क्या क्या उसके सामने चैलेंजेस हैं वो बताइए, ये सब बताना है आपको। ठीक है, ऐसे करना है। जैसे इन्होंने लिख दिया अपना, काफ़ी अच्छा लिखा है ये इन्होंने इस वाला आंसर में, बाद में इन्होंने अपना कंक्लूजन भी बढ़िया दिया, लेकिन इन्होंने कटिंग बहुत कर दी है इसलिए इनको इतने कम नंबर मिल रहे हैं, 20 मार्क्स मिले हैं। इन्होंने इसमें पेज भी बहुत कम लिखे हैं, 5 पेज में लिखा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने लिखा है 12th क्वेश्चन, क्रिटिकली एनालाइज इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी। देखिए सिलेक्शन के लिए ना 2 चीज़ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई इंसान ऐसा होता है जो कम कंटेंट को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता है, और कोई कैंडिडेट ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा कंटेंट आता है उसको, लेकिन वो रिप्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं कर पाता है, तो जो वो एग्जामिनर को दिखाना चाहता है वो दिखा नहीं पाता है।
तो आपको अपना रिप्रेजेंटेशन लेवल बहुत अच्छा करना है, ताकि अगर आपके पास बाई चांस ऐसा हो जाए कि कंटेंट ना मिले किसी क्वेश्चन के लिए, तब भी आप उसको रेलिवेंसी के साथ अटेम्प्ट करेंगे तो आई एम श्योर कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपको कंटेंट आता है और आपका रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है ना, तब भी आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है ऑप्शनल के लिए, वो क्वेश्चन चूज़ कीजिए जिसमें आपको बहुत अच्छे से आता है। दूसरा, आप पेजेस में ना बैलेंस बना के चलिए। ऐसा नहीं कि किसी क्वेश्चन को 8 पेज में लिख दो और किसी क्वेश्चन को 4 पेज में लिख दो। आपको ये जो कैंडिडेट है इनकी कॉपी में ये देखने को मिलेगा, इन्होंने 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन को तो 8 पेज में, 7 पेज में, 7 पेज में, 6 पेज में ऐसे लिखा है, और उसके बाद इन्होंने 2 क्वेश्चन को 5 पेज और 4 पेज में लिखा है। मेरा मानना ऐसा है कि ऑप्शनल में आपको कोई भी क्वेश्चन 6 पेज से कम लिखना ही लिखना नहीं है। वहाँ पे आपसे 50 नंबर का क्वेश्चन है तो आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है। और आप एक जीएस की तरह जहाँ पे 38 मार्क्स का होता है वहाँ पे भी आप 4 पेज लिख के आते हैं, और जहाँ पे 50 नंबर का होता है वहाँ पे भी आप 4 पेज लिख के आते हैं। तो आप सोचिए आपको नंबर कहाँ से मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको अपना कंटेंट बिल्डअप करना है, सेकंड आपको रिप्रेजेंटेशन अच्छी करनी है, थर्ड आपको बैलेंस बनाना है। जैसे इन्होंने 12th क्वेश्चन जो लिखा है, भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी, इसको क्रिटिकली एनालाइज करना है। तो हमें इसकी बुराई करनी है, हमें इसकी सिर्फ अच्छाई नहीं दिखानी है कि न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है, हमें न्यूक्लियर पॉलिसी की क्या नेगेटिविटी है, क्यों इसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, वो सब बताना है। बाद में फिर हमें बताना है कि न्यूक्लियर पॉलिसी की रिक्वायरमेंट क्यों है, और हमारे इंडिया के लिए न्यूक्लियर पॉलिसी है उसमें पार्टनर होना कितना ज़रूरी है। और उसके बाद फिर ग्लोबली व्यू दिखाइए कि कैसे न्यूक्लियर पॉलिसी ग्लोबल लेवल पे इम्प्लीमेंट की जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्योंकि प्रेजेंट टाइम क्या है, ये जो वर्ड है आज का, ये मल्टीनेशनल वर्ड है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का वर्ड है ये कोई सिंगल एक जिसको हम बोल सकते हैं कि भाई एक यूनिलेटरल कंट्री का प्रेजेंट टाइम में वो टाइम नहीं है। ये कंटेम्प्रेरी जो टाइम है ये ग्लोबल पॉलिटिक्स का टाइम है। तो यहाँ पे हम एक कंट्री दूसरी कंट्री पे अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए डिपेंड है। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का टाइम आ चुका है, तो हमें अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उसको स्ट्रेटेजिकली व्यू से बनाना है और उसी हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो ये सब आपको सोल्यूशन लिखने हैं और फिर आपको कंक्लूजन देना है, और आपको हर चीज़ का ध्यान रखना है। इनको इसमें बहुत कम मार्क्स मिले हैं। सोचिए 50 नंबर के क्वेश्चन में 18 नंबर बहुत कम नंबर हैं, क्योंकि इन्होंने अच्छे से नहीं लिखा, इस आंसर को अच्छे से इन्होंने टैकल नहीं किया। इसको 4 पेज में लिखा, सबसे पहले 6 पेज में लिखिए, उसके बाद कंटेंट बहुत अच्छा डालिए, करंट के एग्जाम्पल से बहुत रेलिवेंसी होनी चाहिए, ये सब आपको दिखाना है। थिंकर का नाम लिखना है, आर्टिकल्स का नाम लिखना है, रिकमेंडेशन देनी है, कमेटीज़ को मेंशन करना है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो होते हैं उनको मेंशन करना है, तब आपका आंसर क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो आई होप आपको हमारे जो ये कॉपी का रिप्रेजेंटेशन है काफ़ी अच्छा लगा होगा, और आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। हमारे जो एग्जाम हंटर चैनल है इस पर हमने बहुत सारी कॉपीज़ डाली हुई हैं, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। आप सबकी हेल्प के लिए ही हम ये कॉपी लेके आते हैं, वरना और कोई मोटिव नहीं है हमारा। ठीक है, और अभी एग्जाम हंटर चैनल पे 65th BPSC से ही मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चल रही है। 65th 66 के लिए हम करवा चुके हैं, अभी 67 और 68 के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुकी है, और 6 ग्रुप हमारे चल रहे हैं। अगर किसी को 67 या 68 के लिए एनरोलमेंट करना है तो मोस्ट हार्टेड वेलकम है उस कैंडिडेट का। आप आइए और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, थैंक यू।